अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर। आज हम बात करेंगे होम लोन की। घर के लिए कर्ज कैसे लिया जा सकता है, वो कौन से लोग हैं जिनको कर्ज मिल सकता है, कम से कम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, कितने अरसे के लिए कर्ज मिल सकता है, और इसके अलावा बहुत से सवाल जो आप जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, होम लोन, घर के लिए कर्ज। सबसे पहले हम देख लेते हैं होम लोन के तरीक़ाकार को, फ्लो चार्ट को, कि वो कौन से ज़रूरी स्टेप्स हैं जो इसमें फॉलो किए जाते हैं। होम लोन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप घर के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वो घर, क्या आप रेडी टू मूव घर लेना चाहते हैं जिसमें घर पहले से बना बनाया होता है, सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं, आप जस्ट घर खरीदते हैं और उसके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि आप रेडी टू मूव घर में शिफ्ट हो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप वो वाला घर खरीदें जिसका ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद कि उसका जो सिविल वर्क है, जो ढांचा है वो बना हुआ है, लेकिन उसका जो बाकी काम है वो बाकी है। तो आप ऐसा घर खरीद लेते हो, आप ये कहते हो कि हमें ग्रे स्ट्रक्चर चाहिए, हम इसको अपनी मर्ज़ी से फर्दर इनपुट जो है, इनसाइड की फिनिशिंग, वो हम खुद कर लेंगे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास कोई प्लॉट है, आप ये चाहते हो कि हम उसके ऊपर घर बनाएं, तो उसके लिए आप बैंक से रब्ता करते हो कि हमें लोन चाहिए, हमारे पास प्लॉट है, हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन खुद करवाएंगे। ये तीसरा ऑप्शन आपके पास। चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास ऑलरेडी कोई घर है, आप उस घर को एक्सपेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिंगल स्टोरी घर है, आप उसको डबल स्टोरी करना चाहते हैं। आपके पास छोटा 5 मरले का घर है, आप उसको साथ वाले प्लॉट के साथ मिला के एक्सपेंड करके 10 मरले का करना चाहते हैं, या इस तरह का कोई एक्सपेंशन आप घर में चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्ज ले सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपको प्रॉपर्टी किस तरह की चाहिए और उस प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड अंदाज़न कितनी वैल्यू है और कितना वैल्यू आपको कर्ज चाहिए। जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी। तो जब आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें कि आपने ये वाली लेनी है और उसके अंदर कितने % आपको लोन चाहिए, वो डिसाइड हो गया, तो फिर आपने चेक करना है बैंक, कि आप कौन से बैंक से लोन लेंगे। बैंक को चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप 3 या 4 अच्छे बैंक को सेलेक्ट करें, फिर उनसे रब्ता करें, चाहे उनकी वेबसाइट से रब्ता कर लें या फिर पर्सनली जाके विज़िट कर लें, और विज़िट करके उनसे पता कर लें कि वो कितने % मार्कअप लेते हैं। मींस आप जितना लोन लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट वो लेते हैं, कितने % वो लेते हैं। इस तरह जब आप 3 या 4 बैंकों को विज़िट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बैंक कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और कौन सा बैंक ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो इस तरह आप जो बैंक कम चार्ज कर रहा है उसके पास चले जाएंगे, उसका एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे और उसको फिल करेंगे। बैंक के इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको ये भी पता करना होता है कि उसकी प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी या प्रोसेसिंग फ़ी वो बैंक कितना चार्ज कर रहा। इसके अलावा बैंक आपसे लीगल फ़ी भी चार्ज करता है। बैंक ने एक लीगल टीम रखी होती है, वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करता है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो भी आपसे लेने होते हैं। तो इसलिए बैंक की लीगल फ़ी आपने चेक करनी होती है। फिर उसके अलावा एक और टेक्निकल या ड्यू डिलिजेंस फ़ी होती है, वो आपने चेक करनी होती है कि वो बैंक कितना ले रहा है। तो टोटल जो फ़ी है उसके इंटरेस्ट रेट के अलावा प्रोसेसिंग फ़ी होती है, लीगल फ़ी होती है, टेक्निकल फ़ी होती है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी होती हैं कि वो बैंक कितने चार्ज कर रहा है। इसके बाद आते हैं हम कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बैंक नॉर्मली 3 कैटेगरी बनाता है। सबसे पहले सैलरी क्लास। सैलरी क्लास से मुराद जो लोग मुलाजमत करते हैं। उसके बाद दूसरा कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका अपना कोई कारोबार होता है या उसको चलाते हैं। और तीसरी
जो कैटेगरी है वो होती है जिनका अपना कोई बिजनेस होता है। तो सैलरी क्लास के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर नॉर्मली CNIC चाहिए होता है, आपके बैंक स्टेटमेंट 6 माह की चाहिए होती है, उसके अलावा आपका सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कहाँ से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं या बना रहे हैं। उसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता है आपका कोई इनकम टैक्स अगर आप दे रहे हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं, या इस तरह का कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस केस में बैंक जो आपसे डिमांड करता है, नॉर्मली बिजनेस प्रोफाइल मांग सकता है, बिजनेस का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग सकता है, और कोई आप टैक्स फाइलिंग करते हैं तो वो मांग सकता है। इसके अलावा कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर कोई बैंक को चाहिए हो तो वो मांग सकते हैं। इसके बाद स्टेप आता है कि आपने लोन एप्लीकेशन, कर्ज के लिए जो एप्लीकेशन है वो जमा करा दी है। अब बैंक जो डॉक्यूमेंट आपने जमा कराए हैं उनको वेरीफाई करेगा, उनको चेक करेगा। उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद लीगल वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद टेक्निकल वेरिफिकेशन होती है, और ये ड्यू प्रोसेस जो है वो बैंक करता है। इसके बाद बैंक आपके जो डॉक्यूमेंटेशन आपने जमा करवाई है उनकी वेरिफिकेशन करता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कौन सी जगह पर जॉब करते हो और आपकी मंथली इनकम कितनी है, और उस इनकम के हिसाब से आप कितना खर्चा करते हो और कितना आपके पास बचत होती है, ताकि उसमें से बैंक अपनी माहाना एक साथ जो है वो आपसे ले सके। इसके अलावा बैंक देखता है कि आपने अगर किसी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ पे आप माहाना या सालाना कितना इन्वेस्ट करते हो या कितनी आपकी किस्त बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों ने इंश्योरेंस करवाई होती है, उनकी माहाना या 6 महीने या सालाना जो है वो किस्त जाती है। तो बैंक इन सारी चीज़ों को देखता है और असेस करता है कि आप कितना इनकम कमाते हो और उसमें से कितना आप लोन उतार सकते हो या किस्तें दे सकते हो 1 साल के अंदर। तो इस तरह वो फिर अपना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की करता है या चेक करता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है टेक्निकल वेरिफिकेशन। इससे मुराद ये होता है कि वो उस घर को जो आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो उसको विज़िट करते हैं, उसका फिज़िकल विज़िट होता है। उस फिज़िकल विज़िट के अंदर वो देखते हैं कि इसकी रोड एक्सेस कैसी है, इसके अंदर कोई किराएदार का इशू तो नहीं है। इसके अलावा वो देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी की पोजीशन कैसी है, कितने साल पुरानी है, नई इमारत है, पुरानी इमारत है, या इसकी कंडीशन ओवरऑल कैसी है। टेक्निकल वेरिफिकेशन के अंदर बैंक आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो उसकी इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन लगवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हो कि मैं इस घर को 50 लाख में ख़रीदना चाहता हूँ, तो बैंक जो है वो अपना इंडिपेंडेंट एस्टिमेटर जो है उस टीम को भेजता है और जाके चेक कराता है कि आप ये बताएं कि इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है भी या नहीं, या ये बंदा ओवर वैल्यू दे रहा है या ये अंडर वैल्यू दे रहा है। तो वो जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेटर है वो उस प्रॉपर्टी की जो करंट मार्केट वैल्यू है वो आपको बताते हैं या बैंक को बताते हैं कि इसकी एक्चुअल मार्केट इतनी है। इसके बाद आता है लीगल वेरिफिकेशन। बैंक जो है आप जो प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं, जो लिखते हैं कि आपने प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट फिर चेक करता है। उसके लिए उनके पास लीगल टीम होती है। उसमें वो जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उसका टाइटल चेक करते हैं, उसका असल मालिक वही है जो मेंशन किया गया है। उसके बाद उसके वो चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी वाकई ही इस एरिया में लीगली रजिस्टर्ड है, ट्रांसफर्ड है, या इसका जो टाइटल है उसको वो सही तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो बैंक उसका लीगल डॉक्यूमेंट उसके मालिक को चेक करता है। इसके अलावा बैंक ये भी चेक करता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्लेम तो नहीं है, कोई किसी किस्म का केस तो नहीं है, या इसके ऊपर कोई ऑलरेडी मालिक ने कर्ज तो नहीं लिया हुआ। ये सारी चीज़ें बैंक चेक करता है। इसके बाद जब बैंक सारी वेरिफिकेशन कर लेता है उसके बाद बैंक आपका लोन जो है वो सैंक्शन कर देता है। अब इसमें डिपेंड करता है वो कितना लोन सैंक्शन करता है। ये डिपेंड करता है, इस बात पे मुनहसर होता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर ज़्यादा सैलरी है तो ज़्यादा लोन मिलेगा। आपकी उम्र कितनी है, अगर उम्र कम है
और सर्विस पीरियड या आपका बिज़नेस पीरियड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लोन मिलेगा। इसी तरह और मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लोन मुनहसर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइबिलिटीज़ अगर ज़्यादा हैं तो आपको लोन कम मिल सकता है, लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ कम है और इनकम ज़्यादा है तो फिर आपको लोन ज़्यादा मिल सकता है। लोन सैंक्शन करने के बाद बैंक आपको एक ऑफ़र लेटर देता है जिसके अंदर सारी कंडीशंस, सारी जो मालूमात हैं वो लिखी होती हैं कि बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट लेगा, कितना पीरियड है, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, कितने अरसे तक के लिए चलेगी, ये सारी मालूमात उसके अंदर लिखी होती है। तो वो बैंक आपको फिर ऑफ़र लेटर करता है जिसको आपने साइन करना होता है और साइन करने के बाद वो एक लीगल एग्रीमेंट बन जाता है बैंक के और आपके दरमियान में। और उसके बाद फिर आपको बैंक जो तयशुदा अमाउंट होती है वो आपको देता है। लास्ट में बैंक का जो लोन एग्रीमेंट आपके साथ बनता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, जब आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद ये एग्रीमेंट बन जाता है। इस एग्रीमेंट के बाद बैंक जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होते हैं असल वो अपने पास रख लेते हैं और आपको एक रसीद दे देते हैं कि ठीक है, जब आप अपना सारी लोन की जो किस्तें हैं ये उतार देंगे उसके बाद हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी के हैं वो आपके हवाले कर देंगे। इस तरह ये पूरा जो मैकेनिज़्म है, इस तरह ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता। तो ये थी वो ज़रूरी मालूमात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाज़िर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।